गोपालगञ्जबाट 35 किलोमिटर दक्षिण पूर्व। एकापट्टि चुरे पहाड र अर्कोपट्टि राप्ती नदीले घेरिएको सीमान्तमा अवस्थित एउटा गाउँपालिका नरैनापुर। 172 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको नरैनापुर गाउँपालिकामा हिन्दू र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता छ। विभिन्न जात जाति बसोबास गर्ने यहाँ विशेषतः अवधी र हिन्दी भाषा बोलिन्छ। आज रमजानको अन्तिम शुक्रबार। 1 महिनादेखि रोजा अर्थात् व्रत बस्नेहरू आज पनि मस्जिदसम्म आइपुगेका छन् नमाजका लागि। मस्जिदको छेउैमा छ एउटा दरगाह, सैयद खलिफा नुर अहमद शाहको दरगाह। यस मजारसम्म आइपुग्दा अलिकति इतिहासलाई कोट्याउनु पर्ने हुन्छ। सन् 1957 अङ्ग्रेजसँगको युद्ध पश्चात भारत राजस्थानको टोकबाट यहाँ आएका उनी गरुड बिल भन्ने पहाडको जङ्गलमा ध्यान र तपस्या गर्न थाले। टाढा टाढाबाट विभिन्न धर्मावलम्बीहरू आफ्नो रोग र शोकका निदानका लागि उनीसम्म आइपुग्थे। श्रद्धांजलि है जो आते हैं यहाँ पर, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, पहाड़ी समुदाय, थारू समुदाय यहाँ पे आते हैं, अपनी दुआएं लेके आते हैं कि हमारी ये मांग पूरी होगी तो मैं यहाँ पे ये करूँगा, मैं यहाँ पे जो है वो बकरे के जो फातिया कराऊँगा या मुर्गा का फातिया कराऊँगा। इस तरह से जो है वो बहुत चीज़ें हैं जो अभी तक यहाँ पे होती आई हैं। भनिन्छ उनले दतिवन गर्दा गर्दै भुइँमा गाडी दिएको दतिवन नै आजको यो विशाल निमको रुखको रूपमा उभिएको छ, जसलाई पुष्टि गर्छ तितो रहित निमका पातहरूले। एक छेउमा मदरसा, बीचमा मस्जिदको छेउैमा सैयद खलिफा नुर अहमद शाहको दरगाह। आज पनि नेपाल मात्र नभएर भारतीयहरूका लागि पनि आस्थाको केन्द्र र धार्मिक पर्यटनका लागि चर्चित छ। सुगौली सन्धिताका बनेको यो शिव मन्दिर सोनवर्षामा आस्थाको केन्द्र बनेको छ। 11 पुस्ता आगे सुगौली संधि के समय में बना हुआ है, जिसमें विधिवत इसमें सभी ग्रामवासी लोग मिलकर के किसी भेदभाव न करके आपस में मिल करके यहाँ कार्यक्रम करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं तथा सहयोग करते हैं प्रत्येक चीज़ में और सौहार्दपूर्वक वातावरण समाज की स्थिति बनाए रखने में मदद करते हैं। मटहियाको राप्ती नदी किनारमा अवस्थित मौजी बाबाको मन्दिरमा दिनहुँ भजन कीर्तन हुने गर्दछ भने टाढा टाढाबाट श्रद्धालुहरू आउने गर्दछन्।
दैनिक भण्डारा लाग्ने यस मन्दिरले पर्यटनको सम्भावनालाई पनि बोकेको छ। अभी जो आप भजन कर सकते हो भगवान का और उनका सुमरण करो, वो आपका दुख हरण करेंगे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, सावे सावरिया मेरे, हाँ मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, सावे सावरिया साचे दरबार की जय, बोलो आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय, बोलो शिवजी महाराज भोलेनाथ भंडारी बाबा की जय। बाँकी जिल्ला खास गरी तराईको एउटा सुगम जिल्लाको रूपमा मानिन्छ। तर दुर्भाग्य बाँकी जिल्लाभित्र यस्ता ठाउँहरू पनि छन् जुन ठाउँ अहिले पनि अत्यन्त दुर्गम र विकट रहेका छन्, जहाँ 6वटा गाउँ विकास समितिहरू, तत्कालीन 6वटा गाउँ विकास समितिहरू मिलेर अहिले एउटा गाउँपालिका बनेको छ, जसलाई नरयनापुर गाउँपालिका भनिन्छ। र त्यो ठाउँ बाँकी जिल्लाको सदरमुकाम नेपालगञ्जदेखि झन्डै 30-31 किलोमिटर टाढा रहेको छ, धेरै टाढा पनि छैन। तर त्यहाँ सवारी यातायातको अभावका कारणले गर्दा, बाटोघाटोको अभावका कारणले गर्दा सिँचाइ, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत जनताका दैनिक आधारभूत आवश्यकताहरूबाट समेत त्यहाँका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू वञ्चित रहेको विद्यमान अवस्थामा पनि अहिले भर्खरै मात्र मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि जुन नयाँ संरचनाहरू बने, त्यस संरचना अन्तर्गत स्थानीय सरकार अन्तर्गत एउटा सरकार बन्यो नरयनापुर गाउँपालिका। अहिले त्यहाँ विकासका निम्ति केही पूर्वाधारहरू तयार हुँदैछ, अहिले हुलाकी सडक बन्दैछ। तर पनि त्यहाँका जनताहरू अहिले पनि मैले अघि भने आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित रहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, मोटर बाटो जस्ता समस्याहरूबाट अहिले पनि ग्रसित रहेका छन्। त्यो सँगसँगै राप्ती नदी, जहाँ पहाडबाट बगेर आउने राप्ती नदीको किनार नै त्यसको सिमाना बनेको छ, त्यो राप्ती नदीले वर्षेनी सयौँ हेक्टर जमिनहरू कटान गर्ने, त्यसको रोकथाम हुन नसक्ने एउटा, र अर्को त्यो सँगै हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता नेपाली जनताका दैनिक आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति पहिलो प्राथमिकता राख्यौँ एउटा कुरा, र अर्को सिँचाइका निम्ति हामीले डिप ट्युबवेलहरू, स्यालो ट्युबवेलहरू बनाउने, र सँगसँगै अहिले सिक्टा सिँचाइ योजनाको एउटा पार्ट जहाँ राप्ती सोनारीको वडा नम्बर 3, 4, 5, 6, 7 हुँदै बगेर आउँछ, त्यहाँबाट पनि हामीले सिंचित गर्न सक्छौँ। सँगसँगै अहिले विद्युतको अभावका कारणले गर्दा तपाईँलाई थाहा छ बाँकी जिल्लाको आधा भाग अहिले पनि विद्युतीकरण हुन सकिरहेको छैन। राप्ती सोनारीको धेरै सो वडाहरू र नरयनापुर समग्र सबै वडाहरू अहिलेसम्म विद्युतीकरण भएको छैन। त्यसैले ग्रामीण विद्युतीकरण मार्फत अहिले विद्युतीकरणको पूर्वाभ्यास सुरु गरिएको छ, त्यहाँको पहल सुरु गरिएको छ। त्यो काम सम्पन्न गर्न सक्यौँ र बिजुली हामी पुर्याउन सक्यौँ, विद्युतीकरण गर्न सक्यौँ भने सिँचाइको सुविधा पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले गर्नुपर्ने काम हामी आफ्नो हिसाबले गरेकै छौँ, गर्छौँ नै। तर राज्य सरकार र सङ्घीय सरकारले यसका गम्भीरतापूर्वक सोच्यो भने, स्थानीय सरकारले त्यो रूपमा काम गर्न अगाडि बढाउन सक्यो भने हामीले केही वर्षभित्र नरयनापुर गाउँपालिका उदाहरणीय एउटा गाउँपालिका रूपमा विकसित गरेर अगाडि लिएर जान सक्छौँ। त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिन विशेष आवश्यक छ। सम्भवतः मलाई लाग्छ यो काम स्थानीय सरकारले सुरु गरिसकेको छ। स्थानीय निकायले, स्थानीय नरयनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायत त्यहाँको बढीले धेरै कुराहरू डिसिसन गरिसकेको छ। त्यही पूर्वाधारको अगाडि छौँ। अहिले गोरेटो तपाईँलाई थाहा छ हुलाकी सडक बन्दैछ, पुलहरू बनिरहेका छन्, र हामीले अब सिँचाइका निम्ति, स्वास्थ्यको निम्ति ठुलो एउटा अस्पताल बनिरहेको छ। यी सबैलाई तोकेकै समयमा पूर्वाधार तयार गर्न सक्यो भने त्यहाँका जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका कुराहरूमा आफ्ना पहुँच पुर्याउन सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यो क्षेत्र एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा एउटा सुन्दर एउटा गाउँपालिकाको रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ। त्यसतर्फ हामी लागिरहेका छौँ र सबैलाई लाग्न म विशेष रूपमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। कटकुयामा अवस्थित पन्नु देवीको मन्दिर, जहाँ वर्षेनी तीर्थालुहरूको घुइँचो लाग्छ।
धार्मिक आस्थामा अटुट उनीहरूको जीवन भने पूर्णतया कृषि, पशुपालन र वैदेशिक रोजगारमा आधारित छ। कृषि र पशुपालनमा आश्रित यहाँका मानिसहरूलाई नेपाली बजारसम्मको पहुँच छैन। त्यसैले उनीहरू औषधि उपचार गर्न होस् या सामान्य किनमेल भारतीय बजार नै पुग्छन्। कहाँ जावा जाता है इधर? जमना जाई थे। जमुना कहाँ? इंडिया के बाजार? इंडिया के बाजार कितना दूर है आपके घर से और जमुना बाजार के दूर? लगभग वही 15-16 किलोमीटर पड़ा। कहाँ करे जाते हो आप? अब जावा जाते अब नेपाल बाजार दूर पड़ा था, इसलिए नज़दीक बाजार जब ना पड़ा, इसलिए सामान अब लाव लिए का बोलते थोड़ा बहुत का बोलते घर के परिवार के मतलब लून तेल मिर्चा यही सब लावा जरूरी पड़ा था। कहाँ से आवागा आप? जमुना बाजार से। यही पे कहा है आवाज जाते नदी की तरफ से, और कोनो तरफ से रास्ता नहीं है आगे लिए? यही रास्ता तब किधर से जावा जाए। तो फिर कहाँ पर आपका घर? अब बरगदा टेपरी मोहल्ला पर थे। इंडिया में है ना? हाँ, इंडिया से ये सब कहाँ लावागा? आम लाए हम भैया बेचे। आम कहाँ बेचा जी का? एक नेपाल में बेचे जी। नेपाल में है। हाँ। एक्काइसवटा विद्यालय रहेको यस गाउँपालिका शिक्षामा भने निकै पछाडि छ। स्कुलसम्म विद्यार्थी पुर्याउन नै हम्मे हम्मे परेको अनुभव सुनाउँछन् गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह। 11 महीने पहले, लमसम 10-11 महीने हो गए हमको प्रमुख हुए, तो उस समय स्थिति बेहद दयनीय थी वहाँ की। मतलब अफसोसजनक था मामला कि मतलब मैं जब वहाँ निरीक्षण में निकला तो एक 4 क्लास का बच्चा था जिसका मैंने इंटरव्यू लिया, जो तो पता लगा कि साहब वो आमा नहीं लिख पा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। उसी दिन से हमने तय किया कि अब शिक्षा के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूँ, और मैं लग गया। तो मेरी मेहनत और आप वहाँ के लोगों का सहयोग वो अब काम कर रहा है। क्योंकि पहले स्थितियाँ बहुत ही दयनीय थी वहाँ की, अब ये है कि सुधार हो रहा है। चूँकि लाजमी है कि जब कोई चीज़ बहुत बिगड़ जाती है तो उसको सुधारने के लिए समय लगता है। तो मुझे लगता है कि पहले से अब बगौड़ा में सुधार आएगा, और सुधार ला के ही हम रहेंगे। जो शिक्षा के प्रति जो भी मुझे करना पड़ेगा, जो भी मुझे निर्णय लेना पड़ेगा, वो मैं लूँगा। पहले से शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचते थे टाइमिंग से, अब ये है कि टीचर्स टाइमिंग में स्कूल पहुंचने लगे। बच्चों की स्थिति ये थी वहाँ पे स्कूल आना पसंद नहीं करते थे। मेरी मेहनत थे, लोगों में थोड़ा जागरूकता आई, चेतना आई। अब बच्चे को परसेंटेज कुछ बढ़ा हुआ है। अब इसी तरह अगर प्रगति रही तो मैं सोचता हूँ 4 साल में एक अच्छा रिजल्ट निकालेंगे हम। इनमें भी उसके बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ अभी, क्योंकि कुछ हमारे कानून में भी त्रुटियां हैं जो हमने बनाया है। तो अब 5 नंबर प्रदेश सरकार हमारी जो है उससे टेली नहीं करता है। ये सब कुछ थोड़ा सा सिस्टम में आ जाए तो मैं काफ़ी काम कर सकता हूँ। मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो 18 घंटे लगानी कर सकता हूँ। मैं पब्लिक के लिए पूरा समय दे सकता हूँ, दे ही रहा हूँ। राप्ती नदी उनीहरूको लागि वरदान हुनुपर्ने, तर भारतीयद्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर बाँध र अनाधिकृत ड्यामका कारण वर्षेनी बाढी र डुबानसँग जुझ्न बाध्य छन् उनीहरू। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सुजित तिवारी। यहाँ जो कृषि योग्य ज़मीनें, इस नदी के वजह से जो है वो कृषि योग्य ज़मीनें भी इसी नदी में कटकर सब विलीन है, और जो बची भी हैं तो इसमें काफ़ी जो बालुआ होता है वो बरखायाम में बाढ़ में आकर जो है सारे खेतों को कहीं ना कहीं डुबा देता है। मुख्य और प्रमुख के रूप में जो है यहाँ जीत कर जो है आए हमारे इस्तियाक अहमद शाह प्रमुख के रूप में, और प्रमुख के रूप में जयंती देवी श्रीवास्तव जी ने जिस तरीके से एक तालमेल मिला के गाँव को जो है विकसित करने में, गांव समाज को विकसित करने में और यहाँ की समस्याओं को जो है
पॉइंट टू पॉइंट जो है नोट करने के बाद जिस तरीके से एक व्यवस्थापन करने की कोशिश की है, इसको सजाने की कोशिश की है, मैं आभारी हूँ उनका। विद्युतसम्म पनि पुग्न नसकेको सो गाउँपालिकामा हुलाकी सडक भने बन्दै छ। उपेक्षा र अभावका बावजुद पनि यहाँका मानिसहरू कर्मशील र आशावादी छन्। नयाँ हाम्रो यो प्रमुखजी आउनुभएछ इस्तियाक अहमद साजु, उहाँको चाहिँ उहाँ देशभक्त पनि र शिक्षा प्रेमी, स्वास्थ्य प्रेमी, धेरै विकास प्रेमीको लक्ष्यमा लिएर कुनै उहाँको फेलिङको भावना छैन। हाम्रो विद्यालयमा पनि आउनुहुन्छ, गाउँमा पनि आउनुहुन्छ र विकासप्रति धेरै गर्नुहुन्छ। कि हाम्रो यो गाउँ नरेनापुर गाउँपालिकामा योभन्दा पहिले त्यस्तो विकास थिएन। अहिले चाहिँ गाउँ गाउँमा बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिइराख्नु भएको छ। अहिले एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5वटा स्वास्थ्य चौकी र एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ। उज्जल विज्जल तेलिन देखा भकुरा गाल कुम्हारिन के, बाल लगावे नयन लड़ावे देखो चाल बराइन के, चुरिया बेचे भाव मिलावे देखो चाल मनिहारिन के, बैठ कुर्सी अब कलम डलावे पतरे गाल ललाइन के। कला र संस्कृतिले धनी नरैनापुरमा आल्हा, बिरहा, लाहाचारी, सोहर जस्ता अनेकौं सांस्कृतिक गीतहरू जनजनमा कण्ठै छन्। महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सशक्तिकरणका विषयमा भन्छिन् न्यायिक समितिकी संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष जयंत देवी श्रीवास्तव। हमारे यहाँ अभी तक तो 250 से लगभग मुद्दा पड़ चुके हैं। उनमें से लगभग 200 मुद्दा संबंध विच्छेद के हैं, 50 मुद्दा जगह जमीन और इनके सबके है मुद्दा। ये समाधान है कि शिक्षा की कमी है। बचपन में शादी कर देते बच्चन के यहाँ ससुराल भेज देते हैं, उनके बढ़े वाली ज़िंदगी नहीं रहा था, वह ससुराल जाके उनके तनाव रहा था, मन मुटाव रहा था, इसके वजह से छोड़ पत्र तिलाकनामा शुरू हो गया। लेकिन अब ये नहीं होगा, हम लोग शिक्षा देंगे। अब कम हो गया है, कुछ साल भर से कम हुआ है। वो हमारे प्रमुख जी है, हमारे से प्रमुख जी सब लोगों को मिले, हमारे जी का प्रमुख जी का हाथ हमारे ऊपर है, सब प्रमुख जी मिलकर सब लोग समाधान कर लेते हैं। देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ। स्थानीय सरकारले आफ्ना कामहरू थालिसकेका छन्। नरैनापुरका बासिन्दा पनि अशिक्षा, गरिबी र पिछडापनबाट उन्मुक्तिका लागि आशावादी छन् भने जनताका आकांक्षाहरू 100% पूरा गर्न कटिबद्ध छन् गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह। हम लोगों का काम जो है वो समझाना है, लोगों को जगाना है। तो लोगों ने जागना शुरू किया है और अब मुझे लगता है कि लोग जागेंगे और हमारा जो क्षेत्र है वो विकास की तरफ जाएगा और शिक्षा की तरफ भी आगे आएगा। कि स्वास्थ्य की भी स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, क्योंकि कहीं स्टाफ की कमी, कहीं दवाओं की कमी, स्टाफ नहीं बैठना चाहता है वहाँ। तो आप सोचिए ये एक स्वास्थ्य की बिल्डिंग जो है जिसका 18 महीने का टेंडर हुआ था
आज उसको 7 साल लग रहे हैं और अभी तक अनम्पीड है। ये समझ लीजिए ये स्थितियाँ थी। लेकिन जब से जीता हूँ मैं, तब से मैं सुबह शाम डंडा ले खड़ा रहता हूँ। वहाँ की स्थिति तो यही है और काम अब चल रहा है उसका भी, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि जो सारे पेशेंट सब इंडिया ही जाते हैं। लेकिन इस बार जब मेरे आने के बाद थोड़ा कंट्रोल हुआ है पहले से, डॉक्टर बैठने लगे हैं। मतलब पहले डॉक्टर बैठते ही नहीं थे वहाँ पे। MBBS डॉक्टर ही 26 साल के बाद 23 साल के बाद आया है। मैं इतने अनुरोध करता हूँ उन लोगों से कि काम अब ढंग से होगा, वरना मैं नरेंद्रपुर में रहने नहीं दूंगा। बिल्कुल स्टेट खुला मेरे को कि हमारा जो नरेंद्रपुर एरिया है वो समस्याओं का पहाड़ है। मैं किस बात करूँ, लेकिन मैं अपनी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि नरेंद्रपुर के लिए विशेष पैकेज बना के, चूँकि ये बाढ़ समस्या बहुत बड़ी समस्या है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं भी नहीं कर सकता वहाँ पे, चूँकि ये इंटरनेशनल मामला है। हमारे जीतने के बाद 9 महीने के अंदर हमारे बॉर्डर पे उन्होंने रोड बना दिया। वो कहते हैं हम अपनी सुरक्षा के लिए रोड बनाए। और रोड बनाया था कोई बात नहीं थी, लेकिन कम से कम पानी निकलने के लिए पुल बनाना चाहिए था उनको बड़े बड़े। आज हमारी अवस्था ये आ गई कि कल हमारा 5 नंबर 6 नंबर ही प्रवाहित होता था, 1 नंबर भी होता था। आज स्थिति यही कि 1 देखिए 6 पूरा एरिया ही डूब जाएगा हमारा। और भी वहाँ पे इस तरह का कोई प्रोग्राम लाएंगे हम कि ताकि जनता को भी हमारी सपोर्ट मिले। जैसे वहाँ हर्बल्स, तो उसमें हमारे यहाँ एक उद्योग हो जाएगा, समझिए की तरह कृषि से रिलेटेड हो जाएगा। 200-400 लगेंगे एक समिति में, दूसरी समिति बनेगी उसमें लगाऊंगा। इस तरह का सोचाई मेरा चल रहा है। मेरे धर्म ने ये सिखाया है कि हर इंसान की हमको इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो दलित हो, जो भी कास्ट हो, लेकिन हमारे लिए सभी समान है।